हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये सीरीज़ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यूपी का जो पैट का एग्ज़ाम चल रहा है उसके प्रीवियस ईयर के मैं 11 क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप नोट करते रहें। उसमें से 4 से ही हर एक वीडियो में से जो भी ये मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ इस सीरीज़ में से सभी वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको फंस जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं वसंत विषुव होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नल इक्वेनस इक्वेनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, 21 मार्च है, ये 21 मार्च है, ये 18 जून है, ये 23 सितंबर है, या 22 सितंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक एक पॉइंट आप नोट करते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में। वर्नाल विषुव वर्ष में 2 बार होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात की लंबाई समान होती है, तब ये वर्नाल विषुव होता है। वह अवधि जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा का तल सूर्य की डिस्क के ज्यामितीय केंद्र से होकर गुजरता है, विषुव के रूप में जाना जाता है। अंडाकार सूर्य का वार्षिक पाठ्यक्रम और आकाशीय भूमध्य रेखा आकाश में 2 स्थानों में से एक पर प्रतिच्छेद करते हैं। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च के आसपास होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है। जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा पर दक्षिण की ओर घूमता है तो विषुव 22 या 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। वसंत विषुव की वसंत ऋतु में प्रवेश करता है, जो ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में जून 20 या 21, दक्षिणी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को होता है। अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ तो लिया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये वसंत विषुव होता क्या है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बताऊं, दिन और रात बराबर पृथ्वी पर किस दिन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। सीधी सीधी बात बोले तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात 20 या 21 मार्च को होता है, के आसपास होता है दिन और रात बराबर, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी ये 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम। सो इसका राइट आंसर होगा तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान का एक शहर का नाम है। खेतड़ी अरावली की तलहटी में स्थित है। खेतड़ी राजस्थान का निर्माण राजा खेत सिंह जी निर्वाण ने करवाया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम खेतड़ी नगर का निर्माण और नियंत्रण करता है, जो अपने कॉपर परियोजना के लिए जाना जाता है। कॉपर खेतड़ी नगर के लिए एक और प्रसिद्ध उपनाम है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर बेल्ट में कसकर मुड़े हुए प्रोटेरोजोइक मेटासेडिमेंटल्स होते हैं, जो बेसमेंट गनीस पर ठहरते हैं और उत्तरी दिल्ली फोल्ड बेल्ट का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क उसके अंदर कवर कराए हैं, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं और फंसेंगे। तो अभी बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में है, या असम में है, पश्चिम बंगाल में, या फिर केरला में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह असम का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा पार्क दुनिया के महान एक सींग वाले गैंडे के 2/3 भाग की मेजबानी करता है। यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था, 1985 में, याद रखना ये बात। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। अभी और बात करते हैं कि असम के अंदर और कितने नेशनल पार्क्स हैं। असम के अंदर डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है असम के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं हम। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। अभी बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर यही जो मैं बताऊँगा उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। बिहार के अंदर जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिया गया है। पश्चिम बंगाल के भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देता हूँ, तो इसको नोट कर लें आप। पश्चिम बंगाल के अंदर तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क मध्य पश्चिम बंगाल के अंदर है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। जलदपारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर। न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए पश्चिम बंगाल के अंदर। यहीं आप देख सकते हैं केरल के अंदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केरल के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, मैथीकेतन नेशनल पार्क है, अन्नामुदाई नेशनल पार्क है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है केरला के अंदर। अभी 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो इनमें से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड एंड थर्ड। इसका सेकंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी प्रणाली की नदियां हैं। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है। हालांकि जब यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसके भीतर इसके जो भागीरथी के नाम से जाना जाता है इसको। जब यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसे भागीरथी नदी से के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी एक अन्य नदी अलकनंदा से मिलती है और वहां से गंगा के रूप में जानी जाती है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से बहती है जो बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। भारत में गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है।
ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर में मानसरोवर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में त्सांगपो, जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला, कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश के सादिया में भारत में प्रवेश करती है। लोहित, दिबांग या सिकांग, बूढ़ी दिहिंग और धनसारी ब्रह्मपुत्र के प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश ब्रह्मपुत्र की प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में तिस्ता अपने दाहिने तट पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है और नदी वहां से यमुना के रूप में जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी नोटबुक में नोट करते चलें या फिर वीडियो को बार बार देखते रहें। रिपीट 5-6 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस ये याद हो जाएंगे। अभी 16वां क्वेश्चन क्या है? बैंक दर का अर्थ है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। बैंक रेट मीन्स, तो इसके बारे में देखते हैं। साहूकारों द्वारा ली जाने वाला ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या फिर बैंकिंग संस्थानों के लाभ दर, या फिर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। देश बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आर्थिक ब्याज दर। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंक रेट मीन्स ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का आरबीआई घरेलू बैंकों पर को पैसा देता है, जो अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है। जो भी पैसा दिया जाता है वो भी बहुत ही कम दिन के लिए पैसा दिया जाता है। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आरबीआई आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। बैंक दर, इसे रेडिस्काउंट दर भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्त देता है। बैंकों के लिए लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंक दर की निगरानी की जाती है। बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि उधारकर्ताओं के ऋण को देने के लिए उधार दर में ऋण की वृद्धि की जाएगी। बैंक दर में कमी के कारण बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं ताकि अधिकतम राशि ऋण के रूप में दी जा सके। यहाँ पर लिखा है, अभी बैंक से रिलेटेड है तो आरबीआई भी है। आरबीआई के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के अभिरक्षण भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके पहले गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के बारे में जो मैंने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। सरकार का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूँ ऐसे आप नोट करते रहें। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसको कहते हैं हेडक्वार्टर, ये मुंबई के अंदर है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, परंतु 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में ये कलकत्ता में था, कलकत्ता से इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? मुंबई के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था, जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
अधिनियम कौन सा था ये, जिसको एक्ट बोलते हैं? 1934 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के जो गवर्नर है अभी 25वें नंबर के हैं। और 24वें नंबर के इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। अभी बात करते हैं आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। मैंने प्रथम गवर्नर की बात कही है यहाँ पर, प्रथम भारतीय गवर्नर की बात नहीं कही है। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, इसका ध्यान रखना इस पॉइंट का। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण को किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं, इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। आप आरबीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैटर मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आप अपनी बुक में नोट करते रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट नोट्स के अलावा मोस्ट जितनी भी वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, सभी वैकेंसीज़ हफ्ते में 4 वैकेंसीज़ मैं लेके आता हूँ, जो कि ऑथेंटिक जॉब्स होती हैं। इस तरह की नोटिफिकेशंस पाने के लिए और जॉब की नोटिफिकेशंस पाने के लिए ऑथेंटिक, और आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।